अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ द फाइनल टॉपिक फॉर FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट एंड रेम्यूनरेशन मेथड्स। लेबर कॉस्ट एंड रेम्यूनरेशन मेथड्स, इसमें जो हम सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। जो टॉपिक्स हमने इसमें कवर करने हैं उसमें हमारे पास पहली चीज है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरी चीज है लेबर रेम्यूनरेशन स्कीम्स, पेरोल कैलकुलेशन, और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पेरोल। ये चार चीजें हैं, ये आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में और इसकी बेस पर ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला इसमें एरिया है वो है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और उन बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए हम एक पेरोल जनरेट करते हैं। पेरोल से क्या मुराद होती है? एम्प्लॉयज की सैलरी, वेजेस, या फिर जो हम पे उनको पे करते हैं या जो तनख्वाह उनको मिलती है उस वो सारी चीजें आ जाती हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में। अब पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से बनता है? देखिए, नॉर्मली ये चीज आपकी जो बनती है ये HR डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाती है। जिसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की बेसिक पे कितनी है। बेसिक पे क्या होती है? किसी भी एम्प्लॉय की बुनियादी तनख्वाह, किसी भी एम्प्लॉय की बुनियादी तनख्वाह जो उसको पे करनी होती है एक कंपनी ने अगेंस्ट उसकी सर्विसेज जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो HR डिपार्टमेंट बनाता है कि उस एम्प्लॉय की बेसिक पे कितनी है, और फिर अगर कोई इंसेंटिव्स उसको मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स या फिर जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, जिसको हम कहते हैं अलाउंसेस, वो आ जाते हैं इसमें। फिर उस एम्प्लॉय का टैक्स कितना डिडक्ट होता है, फिर उसके बाद उसका क्या कहना चाहिए, पेंशन, अच्छा, टैक्स डिडक्शन आपको पता है ये होती है बाय लॉ एंड गवर्नमेंट। पेंशन डिडक्शन जो है ये वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी की पेंशन स्कीम अलग अलग होती है। जैसे अब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी पेंशन स्कीम अलग होगी, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हिसाब अलग होता है। अब जैसे एक बंदा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर महीने उसकी एक पेंशन डिडक्ट करेगी उसकी सैलरी में से, और जब वो रिटायर हो जाएगा तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। ये होता है कहां पर? गवर्नमेंट में। फिर
फिर आते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है तो हर महीने उसकी पेंशन डिडक्ट होती रहेगी, और जैसे ही उस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या वो टर्मिनेशन की तरफ आता है, या जिसको हम रेजिग्नेशन कहते हैं, अगर वो रिजाइन कर देता है तो उसको वो सारे पैसे उसके प्रोविडेंट फंड के मद में मिल जाते हैं। उसको वो सारे पैसे उसकी प्रोविडेंट फंड में मिल जाते हैं। और ये चीज कहां होती है? प्राइवेट जॉब्स में। प्राइवेट एम्प्लॉयर आपको कभी भी मंथली पैसे नहीं देता रिटायरमेंट के बाद, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आपको, गवर्नमेंट जो है वो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने मंथली पेंशन देगी अगेंस्ट द सर्व। गवर्नमेंट को आपने गवर्नमेंट को दी अपनी 30 या 40 साल जॉब के जॉब के दौरान। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये पेरोल चलता किस तरीके से है, ये पेरोल कैलकुलेट, हम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब जरा इस पे बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेरोल। पेरोल कैलकुलेशन में हमारे पास जो पहली चीज आ जाती है वो है बेसिक सैलरी वेजेस या पे जिसे हम कहते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ेंगे लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स पे। इसमें हम ऐड कर देते हैं कोई भी, अगर हमारे पास इंसेंटिव है। अच्छा, अब इंसेंटिव में हमारे पास क्या आ सकता है? ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें कहां आ जाएंगी हमारे पास? इंसेंटिव्स में। जब मैं अपने बेसिक पे के अंदर इंसेंटिव्स अपने ऐड कर दूंगा, अच्छा इंसेंटिव में एक चीज हमारे पास और आ जाती है, विच आर बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती हैं। फॉर एग्जांपल, भाई आपको फ्यूल दिया जा रहा है आपकी कंपनी की तरफ से, आपको आपकी कंपनी की तरफ से जो है हाउस रेंट दिया जा रहा है, आपको आपकी कंपनी की तरफ से मेडिकल दिया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? बेनिफिट्स होते हैं। जब मैं बेसिक में अपने इंसेंटिव ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाती है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे क्या होती है? ये वो पे कहलाती है जिसमें अभी कोई भी किसी भी किस्म की डिडक्शन नहीं की होती, जिसमें अभी किसी भी किस्म की डिडक्शन नहीं की होती। ग्रॉस पे में से सबसे पहली चीज जो माइनस होती है या जो लेस होती है, इट इज नोन एज टैक्स। टैक्स यहां से मैं माइनस कर दूंगा, और फिर उसके बाद यहां से माइनस होता है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पेंशन स्कीम्स जो होती हैं, यहां से मैं सिर्फ उतना हिस्सा माइनस करूंगा। अब जरा समझिएगा, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के दो हिस्से होते हैं, या जो पेंशन आपकी कटती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो एम्प्लॉय खुद पे करता है, और एक हिस्सा वो होता है जो एम्प्लॉयर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय।
जो एम्प्लॉयर पे करता है हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो एम्प्लॉयर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सपेंस। और ये वाला हिस्सा जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, ये उसकी पे में से, ग्रॉस पे में से डिडक्ट हो जाएगा। तो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है, ये सिर्फ यहां पर वो आएगा जो एम्प्लॉय ने पे किया है, और ये यहां से डिडक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट पे। नेट पे क्या होती है? नेट पे कहते हैं सैलरी पे या वेज नेट पे उस सैलरी को कहा जाता है जो एम्प्लॉय अपने साथ घर लेके जा सकता है, जिसमें से सारी चीजें डिडक्ट हो गई होती हैं, जिसमें सारे बेनिफिट्स ऐड हो गए होते हैं। नेट पे उस पेमेंट को कहा जाता है जो एम्प्लॉय अपने घर लेके जा सकता है, जिसमें से सारी चीजें डिडक्ट हो गई होती हैं, सारे टैक्सेस वगैरह सब डिडक्ट हो गए होते हैं और सारे इंसेंटिव्स इसमें ऐड कर दिए होते हैं।